सवाल, शहरी जीवन की शुरुआत कहाँ हुई थी? उत्तर, मेसोपोटामिया में। सवाल, मेसोपोटामिया किन दो नदियों के बीच स्थित है? उत्तर, फरात यूफ्रेटिस और दजला टाइग्रिस। सवाल, मेसोपोटामिया का प्रदेश आजकल किस गणराज्य का हिस्सा है? उत्तर, इराक गणराज्य। सवाल, मेसोपोटामिया की सभ्यता अपनी किन विशेषताओं के लिए प्रसिद्ध है? उत्तर, संपन्नता, शहरी जीवन, विशाल एवं समृद्ध साहित्य, गणित और खगोल विद्या। सवाल, मेसोपोटामिया की लेखन प्रणाली और उसका साहित्य किन क्षेत्रों में फैला? उत्तर, पूर्वी भूमध्यसागरीय प्रदेशों, उत्तरी सीरिया और तुर्की में। सवाल, मेसोपोटामिया के प्रभाव के फलस्वरूप पूरे क्षेत्र के राज्यों के बीच किस भाषा में लिखा पढ़ी होने लगी? उत्तर, मेसोपोटामिया की भाषा और लिपि में। सवाल, मेसोपोटामिया नाम किस भाषा के किन दो शब्दों से मिलकर बना है? उत्तर, यूनानी भाषा के मेसोस मेसोस और पोटेमोस पोटेमोस। सवाल, यूनानी शब्द मेसोस का क्या अर्थ है? उत्तर, मध्य। सवाल, यूनानी शब्द पोटेमोस का क्या अर्थ है? उत्तर, नदी। सवाल, मेसोपोटामिया शब्द किस भौगोलिक स्थिति को इंगित करता है? उत्तर, दजला और फरात नदियों के बीच की उपजाऊ धरती को। सवाल, मेसोपोटामिया के शहरीकृत दक्षिणी भाग को प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? उत्तर, सुमेर सुमेर और अक्कद अक्कद। सवाल, 2000 आज जब बेबीलोन एक महत्वपूर्ण शहर बन गया तब दक्षिणी क्षेत्र को क्या कहा जाने लगा? उत्तर, बेबीलोनिया। सवाल, लगभग 1100 जब असीरियाइयों ने उत्तर में अपना राज्य स्थापित किया तब उस क्षेत्र को किस नाम से जाना गया? उत्तर, असीरिया असीरिया। सवाल, मेसोपोटामिया प्रदेश की प्रथम ज्ञात भाषा क्या थी? उत्तर, सुमरियन यानी सुमरी। सवाल, लगभग 2400 आसपास सुमरी भाषा का स्थान किस भाषा ने लिया? उत्तर, अक्कदी भाषा ने। सवाल, अक्कदी भाषा कब तक फली फूलती रही? उत्तर, सिकंदर के समय 336-323। सवाल, 1400 के धीरे किस भाषा का प्रवेश शुरू हुआ? उत्तर, अरामाइक एरामिक भाषा। सवाल, अरामाइक भाषा किस भाषा से मिलती जुलती थी? उत्तर, हिब्रू से। सवाल, अरामाइक भाषा व्यापक रूप से कब बोली जाने लगी और क्या यह आज भी अस्तित्व में है? उत्तर, 1000 बाद और यह आज भी इराक के कुछ भागों में बोली जाती है। सवाल, मेसोपोटामिया में पुरातत्वीय खोजों की शुरुआत कब हुई? उत्तर, 1840 के दशक में। सवाल, मेसोपोटामिया के किन स्थलों पर उत्खनन कार्य कई दशकों तक चलता रहा? उत्तर, उरुएक और मारी। सवाल, पुरातत्वीय खोजों के परिणामस्वरूप आज किन स्रोतों का अध्ययन किया जा सकता है? उत्तर, इमारतों, मूर्तियों, आभूषणों, कब्रों, औजारों, मुद्राओं और लिखित दस्तावेजों। सवाल, यूरोपवासियों के लिए मेसोपोटामिया क्यों महत्वपूर्ण था? उत्तर, क्योंकि बाइबल के प्रथम भाग ओल्ड टेस्टामेंट में इसका उल्लेख कई संदर्भों में किया गया है। सवाल, ओल्ड टेस्टामेंट की बुक ऑफ जेनेसिस में शिमार शीमर का क्या अर्थ बताया गया है? उत्तर, सुमेर, ईंटों से बने शहरों की भूमि। सवाल, यूरोप के यात्री और विद्वान मेसोपोटामिया को क्या मानते थे? उत्तर, अपने पूर्वजों की भूमि। सवाल, 1873 में एक ब्रिटिश समाचार पत्र ने किस अभियान का खर्च उठाया? उत्तर, ब्रिटिश म्यूजियम द्वारा मेसोपोटामिया में एक ऐसी पट्टिका टैबलेट की खोज का जिस पर बाइबल में उल्लेखित जलप्लावन की कहानी अंकित थी। सवाल, बाइबल के अनुसार जलप्लावन फ्लड का क्या उद्देश्य था? उत्तर, पृथ्वी पर संपूर्ण जीवन को नष्ट करना। सवाल, जलप्लावन के बाद भी जीवन को सुरक्षित रखने के लिए परमेश्वर ने किसे चुना? उत्तर, नोआ नाम के एक मनुष्य को। सवाल, नोआ ने जीवन बचाने के लिए क्या किया? उत्तर, एक बहुत विशाल नाव बनाए और उसमें सभी जीव जंतुओं का एक एक जोड़ा रख लिया। सवाल, मेसोपोटामिया के परंपरागत साहित्य में जलप्लावन की कहानी के मुख्य पात्र कौन थे? उत्तर, ज्यूसुद या उत्नपिष्टिम। सवाल, 1960 के दशक तक ओल्ड टेस्टामेंट की कहानियों के बारे में क्या समझा जाता था? उत्तर, कि वे अक्षरशः सही नहीं है लेकिन इतिहास में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तनों के अतीत को अपने ढंग से अभिव्यक्त करती हैं। सवाल, मेसोपोटामिया के पूर्वोत्तर भाग में किस प्रकार का भूगोल पाया जाता है? उत्तर, हरे भरे ऊंचे नीचे मैदान जो धीरे धीरे वृक्षाच्छादित पर्वत श्रृंखला के रूप में फैलते गए हैं। सवाल, मेसोपोटामिया के पूर्वोत्तर भाग में खेती की शुरुआत कब हुई? उत्तर, 7000 से 6000 पू के बीच। सवाल, मेसोपोटामिया के उत्तर में किस प्रकार की भूमि है? उत्तर, ऊंची भूमि जहां स्टेपी घास के मैदान हैं।
सवाल, उत्तर के स्टेपी घास के मैदानों में आजीविका का मुख्य साधन क्या था? उत्तर, पशुपालन खेती की तुलना में अधिक अच्छा साधन। सवाल, सर्दियों की वर्षा के बाद भेड़ बकरियां कहाँ उगने वाली झाड़ियों और घास से अपना भरण पोषण करती हैं? उत्तर, स्टेपी घास के मैदानों में। सवाल, मेसोपोटामिया के पूर्व में परिवहन का अच्छा साधन क्या है? उत्तर, दजला की सहायक नदियां जो ईरान के पहाड़ी प्रदेशों में जाने के लिए मार्ग प्रदान करती हैं। सवाल, मेसोपोटामिया का दक्षिणी भाग कैसा है? उत्तर, एक रेगिस्तान। सवाल, मेसोपोटामिया में सबसे पहले नगरों और लेखन प्रणाली का प्रादुर्भाव कहाँ हुआ? उत्तर, दक्षिणी भाग रेगिस्तान में। सवाल, मानचित्र 1 में किन क्षेत्रों सागरों को दर्शाया गया है? उत्तर, काला सागर, कैस्पियन सागर, भूमध्य सागर, लाल सागर, अरबी रेगिस्तान, अरब सागर, फारस की खाड़ी, तुर्की, सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, मिस्र, ईरान और इराक। सवाल, मानचित्र में मेसोपोटामिया के किन प्रमुख शहरों को अंकित किया गया है? उत्तर, उर्वेक, उर और बैबीलोन। सवाल, क्रियाकलाप 1 के अनुसार जलप्लावन की कहानियां किन समाजों में प्रचलित हैं? उत्तर, अनेक समाजों में अपनी अपनी पुराण कथाओं के रूप में। सवाल, रेगिस्तानों में शहरों के लिए भरण पोषण का साधन बन सकने की क्षमता क्यों थी? उत्तर, क्योंकि फरात और दजला नाम की नदियां उत्तरी पहाड़ों से निकलकर अपने साथ उपजाऊ बारीक मिट्टी लाती रही हैं। सवाल, उपजाऊ मिट्टी खेतों में कब जमा हो जाती है? उत्तर, जब इन नदियों में बाढ़ आती है अथवा जब इनके पानी को सिंचाई के लिए खेतों में ले जाया जाता है। सवाल, फरात नदी रेगिस्तान में प्रवेश करने के बाद किस प्रकार बहने लगती है? उत्तर, कई धाराओं में बंटकर। सवाल, पुराने जमाने में फरात नदी की धाराएं किसका काम करती थी? उत्तर, सिंचाई की नहरों का। सवाल, इन धाराओं से आवश्यकता पड़ने पर किन खेतों की सिंचाई की जाती थी? उत्तर, गेहूं, जौ और मटर या मसूर के खेतों की। सवाल, किस साम्राज्य सहित सभी पुरानी व्यवस्थाओं में दक्षिणी मेसोपोटामिया की खेती सबसे ज्यादा उपज देने वाली थी? उत्तर, रोम साम्राज्य विषय 3 सहित। सवाल, क्या दक्षिणी मेसोपोटामिया में फसल उगाने के लिए आवश्यक वर्षा की कुछ कमी रहती थी? उत्तर, हाँ, हालांकि वहां फसल उगाने के लिए आवश्यक वर्षा की कुछ कमी रहती थी। सवाल, खेती के अलावा कहाँ भेड़ बकरियां पाली जाती थीं? उत्तर, स्टेपी घास के मैदानों, पूर्वोत्तर मैदानों और पहाड़ों के ढालों पर। सवाल, भेड़ बकरियां पालने वाले ये उपजाऊ स्थान कहाँ स्थित थे? उत्तर, बाढ़ की नदियों से काफी ऊंचाई पर। सवाल, भेड़ बकरियों से भारी मात्रा में कौन सी वस्तुएं मिलती थीं? उत्तर, मांस, दूध और ऊन आदि। सवाल, गर्मियों में कौन से पेड़ खूब फलपिंड खजूर देते थे? उत्तर, खजूर के पेड़। सवाल, क्या शहरों का विकास केवल ग्रामीण समृद्धि के बल पर ही हुआ था? उत्तर, नहीं, हमें ये सोचने की गलती नहीं करनी चाहिए कि शहरों का विकास केवल ग्रामीण समृद्धि के बल पर ही हुआ था। सवाल, मानचित्र में कृषि उत्पादकता का प्रदेश सिंचित को किस रंग से दिखाया गया है? उत्तर, हरे रंग के बिंदुओं वाले क्षेत्र से। सवाल, मानचित्र में वर्षा सिंचित कृषि प्रदेश की दक्षिणी सीमा को किस रेखा से दर्शाया गया है? उत्तर, एक काली रेखा से। सवाल, मानचित्र में किन अन्य भौगोलिक क्षेत्रों को दर्शाया गया है? उत्तर, मरुस्थल, पर्वतीय क्षेत्र, स्टेपी और खाड़ी। सवाल, मानचित्र में दजला और फरात के आसपास किन शहरों स्थानों के नाम हैं? उत्तर, निनवे, निमरूद, अशूर, मारी, बगदाद, बेबीलोन, सेल, अबू सलाबिक, उर्वेक और उर। सवाल, मेसोपोटामिया के प्राचीनतम नगरों का निर्माण कब शुरू हुआ? उत्तर, कांस्य युग यानी लगभग 3000 पूर्व में। सवाल, कांसा किन धातुओं के मिश्रण से बनता है? उत्तर, तांबे और रांगीटीन के मिश्रण से। सवाल, धातुओं के इस्तेमाल का क्या मतलब है? उत्तर, कि ये धातुएं दूर दूर से मंगाई जाती थीं। सवाल, धातु के औजारों की जरूरत किन कामों के लिए पड़ती थी? उत्तर, बढ़ाई का सही काम करने, पत्थर में छेद करने, पत्थर की मुद्राएं उकेरने, फर्नीचर में जड़ने और सीपियां काटने आदि के लिए। सवाल, मेसोपोटामियाई हथियार किसके बने होते थे? उत्तर, कांसे के, उदाहरण के लिए भालों की नोकें। सवाल, शहर और नगर केवल किनके रहने के स्थान नहीं होते थे? उत्तर, बड़ी संख्या में लोगों के। सवाल, किसी स्थान पर जनसंख्या का घनत्व कब बढ़ जाता है? उत्तर, जब किसी अर्थव्यवस्था में खाद्य उत्पादन के अतिरिक्त अन्य आर्थिक गतिविधियां विकसित होने लगती हैं। सवाल, जनसंख्या घनत्व बढ़ने के फलस्वरूप क्या बसने लगते हैं? उत्तर, कस्बे। सवाल, लोगों का कस्बों में इकट्ठे रहना उनके लिए क्यों फायदेमंद सिद्ध होता है?
उत्तर, विशेषतः इसलिए क्योंकि शहरी अर्थव्यवस्थाओं में खाद्य उत्पादन के अलावा व्यापार, उत्पादन और तरह तरह की सेवाओं की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सवाल, क्या नगर के लोग आत्मनिर्भर होते हैं? उत्तर, नहीं, नगर के लोग आत्मनिर्भर नहीं रहते। सवाल, नगर के लोगों को किन पर आश्रित होना पड़ता है? उत्तर, उन्हें नगर या गांव के अन्य लोगों द्वारा उत्पन्न वस्तुओं या दी जाने वाली सेवाओं के लिए उन पर आश्रित होना पड़ता है। सवाल, शहरी जीवन की एक विशेषता क्या है? उत्तर, श्रम विभाजन, डिविजन ऑफ लेबर। सवाल, मुद्रा बनाने वाले को पत्थर उकेरने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? उत्तर, कांसे के औजारों की। सवाल, नक्काशी करने वाले को रंगीन पत्थर कहाँ से प्राप्त होते हैं? उत्तर, वह स्वयं नहीं जानता कि वह इन्हें कहाँ से प्राप्त करे, उसे दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। सवाल, शहरी अर्थव्यवस्था में और क्या होना जरूरी है? उत्तर, एक सामाजिक संगठन। सवाल, शहरी निर्माताओं के लिए किन चीजों की जरूरत होती है जो भिन्न भिन्न जगहों से आती हैं? उत्तर, ईंधन, धातु, विभिन्न प्रकार के पत्थर और लकड़ी आदि। सवाल, शहरों में अनाज और अन्य खाद्य पदार्थ कहाँ से आते हैं? उत्तर, गांवों से। सवाल, शहरी अर्थव्यवस्था के क्रियाकलापों में तालमेल बैठाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? उत्तर, संगठित व्यापार और भंडारण की। सवाल, शहरी प्रणाली में शासन व्यवस्था कैसी होती है? उत्तर, कुछ लोग आदेश देते हैं और दूसरे उनका पालन करते हैं। सवाल, शहरी अर्थव्यवस्था को अपना हिसाब किताब किस रूप में रखना होता है? उत्तर, लिखित रूप में। सवाल, वोकाशीर्ष वर्का हेड क्या है? उत्तर, 3000 ई.पू. उरुएक नगर में सफेद संगमरमर को तराशकर बनाया गया एक स्त्री का सिर। सवाल, वोकाशीर्ष की आंखों और भौहों में क्रमशः किसकी जड़ाई की गई होगी? उत्तर, नीले लाजवर्द, लापिस लाजुलाई, सफेद सीपी और काले डामर बिचूमन की। सवाल, वोकाशीर्ष के सिर के ऊपर खांचा क्यों बनाया गया है? उत्तर, शायद गहना पहनने के लिए। सवाल, वोकाशीर्ष की किन विशेषताओं की प्रशंसा की जाती है? उत्तर, इसके मुख, ठोड़ी और गालों की सुकोमल सुंदर बनावट की। सवाल, मेसोपोटामिया के खाद्य संसाधन समृद्ध होने के बावजूद वहां किन संसाधनों का अभाव था? उत्तर, खनिज संसाधनों का। सवाल, दक्षिण के अधिकांश भागों में औजार, मोहरे और आभूषण बनाने के लिए किसकी कमी थी? उत्तर, पत्थरों की। सवाल, मेसोपोटामिया में किन पेड़ों की लकड़ी गाड़ियां, गाड़ियों के पहिए या नावें बनाने के लिए कोई खास अच्छी नहीं थी? उत्तर, खजूर और पोपले के पेड़ों की लकड़ी। सवाल, आभूषण, पात्र या गहने बनाने के लिए मेसोपोटामिया में क्या उपलब्ध नहीं था? उत्तर, कोई धातु। सवाल, प्राचीन काल के मेसोपोटामियाई लोग लकड़ी, तांबा, रांगा, चांदी, सोना, सीपी और पत्थर किन देशों से मंगाते थे? उत्तर, तुर्की और ईरान अथवा खाड़ी पार के देशों से। सवाल, मेसोपोटामिया के लोग आयातित वस्तुओं के बदले किन चीजों का निर्यात काफी मात्रा में करते थे? उत्तर, अपना कपड़ा और कृषि जन्य उत्पाद। सवाल, तुर्की और ईरान जैसे देशों के पास खनिज संसाधनों की कमी नहीं थी, पर वहां किस कार्य की बहुत कम गुंजाइश थी? उत्तर, खेती करने की। सवाल, विदेशी अभियानों और विनिमयों को निर्देशित करने के लिए किसकी आवश्यकता थी? उत्तर, कुशल सामाजिक संगठन की। सवाल, शहरी विकास के लिए शिल्प, व्यापार और सेवाओं के अलावा और क्या अत्यंत महत्वपूर्ण होता है? उत्तर, कुशल परिवहन व्यवस्था। सवाल, भारी सामान को पशुओं की पीठ पर रखकर या बैलगाड़ियों में डालकर शहरों तक ले जाना कठिन क्यों होता है? उत्तर, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा समय लगता है और पशुओं के चारे पर भी काफी खर्च आता है। सवाल, शहरी अर्थव्यवस्था का बोझ उठाने के लिए परिवहन का सबसे सस्ता तरीका क्या है? उत्तर, जल मार्ग। सवाल, अनाज के बोरों से लदी नावें या बजरे किसकी गति से चलते हैं, जिसमें कोई खर्च नहीं लगता? उत्तर, नदी की धारा अथवा हवा के वेग से। सवाल, मेसोपोटामिया की कौन सी धाराएं छोटे बड़े बस्तियों के बीच परिवहन का अच्छा मार्ग थी? उत्तर, पुरानी मेसोपोटामिया की नहरें और प्राकृतिक जलधाराएं। सवाल, फरात नदी व्यापार के लिए किस रूप में महत्वपूर्ण थी? उत्तर, विश्व मार्ग के रूप में। सवाल, मेसोपोटामिया में पाई गई पहली पट्टिकाएं, टैबलेट लगभग कब की हैं? उत्तर, लगभग 3200 ई.पू. की। सवाल, पहली पट्टिकाओं पर किस प्रकार के चिन्ह बने हुए थे? उत्तर, चित्र जैसे चिन्ह जैसे बैल, मछलियां और रोटियां और संख्याएं। सवाल, उरुएक के मंदिरों में आने वाली और वहां से बाहर जाने वाली चीजों की कितनी सूचियां मिली हैं? उत्तर, लगभग 5000 सूचियां। सवाल, लेखन कार्य कब शुरू हुआ? उत्तर,
जब समाज को अपने लेन देन का स्थायी हिसाब रखने की जरूरत पड़ी। सवाल, मौखिक या शाब्दिक भावाभिव्यक्ति क्या है? उत्तर, वह भाषा जिसमें उच्चारित ध्वनियां अपना अर्थ प्रकट करती हैं। सवाल, लेखन या लिपि का क्या अर्थ है? उत्तर, उच्चारित ध्वनियां जो दृश्य संकेतों या चिन्हों के रूप में प्रस्तुत की जाती हैं। सवाल, चिकनी मिट्टी की पट्टिकाएं लगभग 3200 पू की ऊंचाई कितनी है? उत्तर, प्रत्येक पट्टिका की ऊंचाई 3.5 से मी या उससे कम है। सवाल, चित्र संकेत के उदाहरण पट्टिका पर क्या दिए गए हैं? उत्तर, बैल, अनाज, मछली, संख्याएं और नाव। सवाल, मेसोपोटामिया के लोग किस पर लिखा करते थे? उत्तर, मिट्टी की पट्टिकाओं पर। सवाल, लिपिक मिट्टी की पट्टिका कैसे तैयार करता था? उत्तर, वह चिकनी मिट्टी को गीला करता था, उसे गूंथकर और थापकर एक ऐसे आकार की पट्टी का रूप दे देता था जिसे हाथ में पकड़ा जा सके। सवाल, पट्टिका की सतह पर किलाकार चिन्ह क्यूनेफॉर्म कैसे बनाए जाते थे? उत्तर, सरकंडे की तीली की तीखी नोक से उसकी नम चिकनी सतह पर। सवाल, पट्टिकाएं मिट्टी के बर्तनों जैसी मजबूत कब हो जाती थी? उत्तर, जब उन्हें धूप में सुखा दिया जाता था। सवाल, लिखे हुए हिसाब के असंगत या गैर जरूरी हो जाने पर पट्टिका का क्या किया जाता था? उत्तर, उस पट्टिका को फेंक दिया जाता था। सवाल, पट्टिका के सूख जाने के बाद क्या उस पर नया चिन्ह लिखा जा सकता था? उत्तर, नहीं, एक बार सूख जाने पर उस पर कोई नया चिन्ह या अक्षर नहीं लिखा जा सकता था। सवाल, मेसोपोटामिया के खुदाई स्थलों पर सैकड़ों पट्टिकाएं क्यों मिली हैं? उत्तर, क्योंकि प्रत्येक सौदे के लिए, चाहे वह कितना ही छोटा हो, एक अलग पट्टिका की जरूरत होती थी। सवाल, वर्ण कब किलाकार हो गए और भाषा सुमरियन हो गई? उत्तर, लगभग 2600 पू के आसपास। सवाल, लेखन का इस्तेमाल हिसाब किताब के अलावा और किन कार्यों के लिए किया जाने लगा? उत्तर, शब्दकोश बनाने, भूमि के हस्तांतरण को कानूनी मान्यता प्रदान करने, राजाओं के कार्यों का वर्णन करने और कानून में परिवर्तनों को उद्घोषित करने के लिए। सवाल, सुमरियन भाषा का स्थान 2400 पू के बाद किस भाषा ने ले लिया? उत्तर, अक्कादी भाषा ने। सवाल, अक्कादी भाषा में कीलाकार लेखन का रिवाज कब तक चलता रहा? उत्तर, ईस्वी सन की पहली शताब्दी तक, अर्थात 2000 से अधिक वर्षों तक। सवाल, क्यूनेफॉर्म शब्द किन लातिनी शब्दों से बना है? उत्तर, क्यूनियस, कनियस और फोमा। सवाल, लातिनी शब्द क्यूनियस और फोमा का अर्थ क्या है? उत्तर, क्यूनियस का अर्थ खूंटी और फोमा का अर्थ आकार है। सवाल, मेसोपोटामिया की लेखन प्रणाली में कीलाकार चिन्ह क्या प्रदर्शित करता था? उत्तर, वह एक अकेला व्यंजन या स्वर नहीं होता था, बल्कि अक्षर सिलेबल्स होते थे, जैसे पुट, ल, इन। सवाल, मेसोपोटामिया के लिपिक को पट्टिका पर कब लिखना होता था? उत्तर, गीली पट्टी पर उसके सूखने से पहले। सवाल, मेसोपोटामिया के लिपिक को कितने चिन्ह सीखने पड़ते थे? उत्तर, सैकड़ों चिन्ह। सवाल, चित्र में दिखाई गई पट्टिका किस प्रकार का अभ्यास है? उत्तर, एक गणितीय अभ्यास। सवाल, गणितीय पट्टिका के अग्रभाग में सबसे ऊपर क्या अंकित है? उत्तर, एक त्रिभुज और उसके आर पार कुछ रेखाएं। पृष्ठ संख्या 35। सवाल, लेखन कार्य के लिए किसकी आवश्यकता होती थी? उत्तर, बड़ी कुशलता की। सवाल, लेखन के काम को किस प्रकार का माना जाता था? उत्तर, अत्यंत महत्वपूर्ण। सवाल, किसी भाषा विशेष की ध्वनियों को एक दृश्य रूप में प्रस्तुत करना क्या माना जाता था? उत्तर, एक महान बौद्धिक उपलब्धि। सवाल, मेसोपोटामिया में साक्षरता की क्या स्थिति थी? उत्तर, बहुत कम लोग पढ़ लिख सकते थे। सवाल, साक्षरता कम होने का एक कारण प्रतीकों या चिन्हों के बारे में क्या था? उत्तर, उनकी संख्या सैकड़ों में थी। सवाल, साक्षरता कम होने का दूसरा कारण क्या था? उत्तर, प्रतीक और चिन्ह कहीं अधिक पेचीदा थे। सवाल, अगर राजा स्वयं पढ़ सकता था तो वह इसे कहाँ अवश्य लिखवाता था? उत्तर, अपने प्रशस्तिपूर्ण अभिलेखों में। सवाल, अधिकतर लिखावट किसे दर्शाती थी? उत्तर, बोलने के तरीके को। सवाल, अधिकारी द्वारा राजा को लिखा गया पत्र उसे कैसे सुनाया जाता था? उत्तर, पढ़कर। सवाल, अधिकारी द्वारा राजा को लिखे पत्र की शुरुआत किस तरह की जाती थी? उत्तर, मेरे अमुक मालिक को। उनका अमुक सेवक निवेदन करता है, मुझे सौंपे गए काम को मैंने पूरा कर दिया है। सवाल, सृष्टि के बारे में लिखे गए एक लंबे पौराणिक काव्य के अंत में क्या निर्देश दिया गया है? उत्तर, इन काव्य पंक्तियों को सदा याद रखा जाए और बड़े बूढ़े लोग इन्हें छोटों को पढ़ाएं,
बुद्धिमान और विद्वान लोग इन पर चर्चा करें, पिता इन्हें अपने पुत्रों के लिए बार बार दोहराएं, यहाँ तक कि ग्वालों के कान भी इन पंक्तियों को सुनने के लिए सदा खुले रहें। सवाल, शहरी जीवन, व्यापार और लेखन कला के बीच के संबंधों को किस प्राचीन शासक के बारे में लिखे काव्य में स्पष्ट किया गया है? उत्तर, उरुएक के प्राचीन शासक एनमेरकर के बारे में। सवाल, एनमेरकर के बारे में लिखा गया महाकाव्य किस भाषा में है? उत्तर, सुमरियन महाकाव्य। सवाल, मेसोपोटामिया की परंपरागत कथाओं के अनुसार उरुएक किस प्रकार का शहर था? उत्तर, एक अत्यंत सुंदर शहर। सवाल, उरुएक को अक्सर केवल किस नाम से पुकारा जाता था? उत्तर, शहर। सवाल, सुमेर के व्यापार की पहली घटना को किसके साथ जोड़ा जाता है? उत्तर, एनमेरकर के साथ। सवाल, महाकाव्य के अनुसार उन दिनों व्यापार के बारे में क्या स्थिति थी? उत्तर, व्यापार क्या होता है यह कोई नहीं जानता था। सवाल, एनमेरकर अपने शहर के एक सुंदर मंदिर को सजाने के लिए क्या मंगाना चाहता था? उत्तर, लाजवर्द और अन्य बहुमूल्य रत्न तथा धातुएं। सवाल, एनमेरकर ने अपना दूत किस देश के शासक के पास भेजा? उत्तर, अरक्टा नाम के एक सुदूर देश के शासक के पास। सवाल, दूत ने रात में किसका मार्गदर्शन लिया? उत्तर, चांद तारों की रोशनी का। सवाल, दूत ने दिन में किसका मार्गदर्शन लिया? उत्तर, सूरज के बताए मार्ग का। सवाल, दूत को रास्ते में किन भौगोलिक बाधाओं को पार करना पड़ा? उत्तर, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को। सवाल, जब दूत पहाड़ पर था तो तलहटी में रहने वाले सुशा नगर के लोगों ने उसे किस तरह नमस्कार किया? उत्तर, छोटे चूहों की तरह। सवाल, छोटे चूहों की तरह नमस्कार करने का कवि के अनुसार क्या तात्पर्य था? उत्तर, जब दूत एक बार ऊंचे पहाड़ पर चढ़ गया तो नीचे घाटी की सभी चीजें उसे बहुत छोटी लगी। सवाल, दूत ने कुल कितनी पर्वतमालाएं पार की? उत्तर, पहले 5 पर्वतमालाएं, फिर 6 पर्वतमालाएं और फिर 7 पर्वतमालाएं पार की। सवाल, क्या दूत अरटा के मुखिया से लाजवर्द या चांदी प्राप्त कर सका? उत्तर, नहीं, वह इन्हें प्राप्त नहीं कर पाया और उसे बार बार लंबी यात्राओं के उपरांत खाली हाथ ही लौटना पड़ा। सवाल, अरटा के मुखिया से चांदी प्राप्त करने के लिए उरुएक के राजा ने क्या किया? उत्तर, तरह तरह की धमकियां और आश्वासन दिए। सवाल, अंत में दूत की क्या स्थिति हुई? उत्तर, दूत इतना चकरा गया कि अपनी बात को सही तरह से व्यक्त ही नहीं कर पाया और उसने एनमेरकर के संदेशों को घालमेल कर दिया। सवाल, संदेशों के घालमेल के बाद राजा एनमेरकर ने क्या किया? उत्तर, अपने हाथ से चिकनी मिट्टी की पट्टिका बनाई और उस पर शब्द लिख दिए। सवाल, महाकाव्य के अनुसार उन दिनों किस चीज का रिवाज नहीं था? उत्तर, मिट्टी पर शब्द लिखने का। पृष्ठ संख्या 36। सवाल, अरटा के शासक ने दूत द्वारा लाई गई लिखी हुई पट्टिका को देखकर क्या प्रतिक्रिया दी? उत्तर, उसने उसकी जांच की, उसकी त्योरियां चढ़ गई और उसने पट्टिका पर नजर गड़ाए रखी। सवाल, पट्टिका पर लिखे शब्द किस प्रकार के थे? उत्तर, उच्चरित शब्द कील यानी कीलाकार शब्द थे। सवाल, एनमेरकर से जुड़ी घटना के बारे में क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? उत्तर, मेसोपोटामिया की विचारधारा के अनुसार सर्वप्रथम राजा ने ही व्यापार और लेखन की व्यवस्था की थी। सवाल, काव्य के अनुसार लेखन कार्य के क्या लाभ बताए गए हैं? उत्तर, ये सूचना इकट्ठी करने और दूर दूर भेजने का साधन था। सवाल, लेखन की कला से मेसोपोटामिया की किस विशेषता की झलक मिलती है? उत्तर, शहरी संस्कृति की उत्कृष्टता की। सवाल, दक्षिणी मेसोपोटामिया में बस्तियों का विकास कब से होने लगा था? उत्तर, 5000 ई.पू. से। सवाल, मेसोपोटामिया में विकसित शहर कितने तरह के थे? उत्तर, 3 तरह के, मंदिरों के चारों ओर विकसित, व्यापार के केंद्रों के रूप में विकसित और शाही शहर। सवाल, बाहर से आकर बसने वाले लोगों ने अपने गांवों में क्या बनाना या उनका पुनर्निर्माण करना शुरू किया? उत्तर, कुछ चुने हुए स्थानों या मंदिरों को। सवाल, मेसोपोटामिया का सबसे पहला ज्ञात मंदिर किससे बना हुआ था? उत्तर, कच्ची ईंटों का। सवाल, मंदिर किनके निवास स्थान थे? उत्तर, विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं के। सवाल, और किस देवता का नाम था? उत्तर, चंद्र देवता का। सवाल, इन्नना किसकी देवी थी? उत्तर, प्रेम व युद्ध की देवी। सवाल, मेसोपोटामिया के मंदिर समय के साथ बड़े क्यों होते गए? उत्तर, क्योंकि वे ईंटों से बनाए जाते थे और खुले आंगनों के चारों ओर कई कमरे बने होते थे। सवाल, प्रारंभिक मंदिर साधारण घरों से अलग किस्म के क्यों नहीं होते थे? उत्तर, क्योंकि मंदिर भी किसी देवता का घर ही होता था। सवाल,
मंदिरों की बाहरी दीवारों की क्या विशेषता थी जो उन्हें साधारण घरों से अलग करती थी? उत्तर, उनकी बाहरी दीवारें कुछ खास अंतरालों के बाद भीतर और बाहर की ओर मुड़ी हुई होती थी। सवाल, लोग देवी देवताओं के लिए प्रसाद के रूप में क्या लाते थे? उत्तर, अन्न, दही और मछली। सवाल, पुराने जमाने के कुछ मंदिरों के फर्शों पर किस चीज की परतें जमी हुई मिली हैं? उत्तर, मछली की हड्डियों की। सवाल, आराध्य देव को सैद्धांतिक रूप से किसका स्वामी माना जाता था? उत्तर, खेती, मत्स्य क्षेत्रों और स्थानीय लोगों के पशुधन का। सवाल, समय आने पर उपज को उत्पादित वस्तुओं में बदलने की कौन सी प्रक्रियाएं मंदिर में की जाती थी? उत्तर, तेल निकालना, अनाज पीसना, काटना और ऊनी कपड़ों को बुनना। सवाल, मंदिर ने धीरे धीरे किसका रूप ले लिया? उत्तर, मुख्य शहरी संस्था का। सवाल, मंदिर के अधिकारियों के क्या कार्य थे? उत्तर, वे घर परिवार से ऊपर के स्तर के व्यवस्थापक, व्यापारियों के नियोक्ता और अन्य हल जोतने वाले पशुओं, रोटी, जौ की शराब, मछली आदि के आवंटन और वितरण के लिखित अभिलेखों के पालक थे। सवाल, कृषि के बार बार संकटों से घिर जाने का क्या कारण था? उत्तर, जमीन में प्राकृतिक उपजाऊपन होने के बावजूद फरात नदी की प्राकृतिक धाराओं में कभी बहुत ज्यादा पानी आना और कभी धाराओं का रास्ता बदल लेना। सवाल, धाराओं का रास्ता बदल लेने से क्या परिणाम होता था? उत्तर, खेत सूखे रह जाते थे। सवाल, मेसोपोटामिया के इतिहास में गांवों के समय समय पर पुनः स्थापित होने का क्या कारण था? उत्तर, प्राकृतिक विपदाओं के अलावा मानव निर्मित समस्याएं। पृष्ठ संख्या 37। सवाल, ऊपरी इलाकों में रहने वाले लोग जलधारा के साथ क्या करते थे? उत्तर, वे अपने पास की जलधारा से इतना ज्यादा पानी अपने खेतों में ले लेते थे कि नीचे की ओर बसे हुए गांवों को पानी ही नहीं मिलता था। सवाल, ऊपरी इलाकों के लोग अपनी श्रेणी की सरनी में से क्या नहीं निकालते थे? उत्तर, गाद मिट्टी। सवाल, गाद न निकालने का क्या परिणाम होता था? उत्तर, बहाव रुक जाता था और नीचे वालों को पानी नहीं मिलता था। सवाल, मेसोपोटामिया के तत्कालीन देहातों में बार बार झगड़े क्यों होते थे? उत्तर, जमीन और पानी के लिए। सवाल, लड़ाई जीतने वाले मुखिया अपने साथियों और अनुयायियों को कैसे खुश करते थे? उत्तर, लूट का माल बांटकर। सवाल, हारे हुए समूहों के लोगों के साथ मुखिया क्या व्यवहार करते थे? उत्तर, उन्हें बंदी बनाकर अपने साथ ले जाते थे और उन्हें अपना चौकीदार या नौकर बना लेते थे। सवाल, युद्ध में विजयी होने वाले नेता समुदाय के स्थायी मुखिया क्यों नहीं बने रहते थे? उत्तर, क्योंकि वे आज हैं तो कल चले जाते थे। सवाल, बाद में मुखियाओं ने समुदाय के कल्याण पर अधिक ध्यान देना क्यों शुरू किया? उत्तर, अपना प्रभाव और अनुयायियों की संख्या बढ़ाने के लिए। सवाल, विजयी मुखियाओं ने नई नई संस्थाएं और परिपाटियां कैसे स्थापित की? उत्तर, देवताओं पर कीमती भेंटें अर्पित करके और मंदिरों की सुंदरता बढ़ाकर। सवाल, मुखियाओं ने लोगों को उत्कृष्ट पत्थरों और धातुओं को लाने के लिए क्यों भेजा? उत्तर, ताकि वे देवता और समुदाय को लाभ पहुंचा सके और मंदिर की धन संपदा के वितरण का हिसाब किताब प्रभावी तरीके से रख सके। सवाल, एनमरकर से जुड़ी कविताएं क्या व्यक्त करती हैं? उत्तर, कि इस व्यवस्था ने राजा को ऊंचा स्थान दिलाया तथा समुदाय पर उसका पूर्ण नियंत्रण स्थापित किया। सवाल, मुखियाओं ने ग्रामीणों को अपने पास बसने के लिए क्यों प्रोत्साहित किया? उत्तर, ताकि वे आवश्यकता पड़ने पर तुरंत अपनी सेना इकट्ठी कर सकें। सवाल, उरुएक जैसे मंदिर नगरों से हमें किनके चित्र मिलते हैं? उत्तर, सशस्त्र वीरों और उनसे हताहत हुए शत्रुओं के। सवाल, 3000 ई.पू. के आसपास जब उरुएक नगर का विस्तार हुआ तो उसका क्षेत्रफल कितना था? उत्तर, 250 हेक्टेयर। सवाल, उरुएक के विस्तार के कारण क्या हुआ? उत्तर, दर्जनों छोटे छोटे गांव उजड़ गए और बड़ी संख्या में आबादी का विस्थापन हुआ। सवाल, उरुएक नगर का विस्तार किस प्रसिद्ध नगर से 2 गुना था? उत्तर, मोहनजोदड़ो नगर से। सवाल, चित्र पृष्ठ 37 में क्या दिखाया गया है? उत्तर, लगभग 3000 ई.पू. में निर्मित एक मंदिर जिसका खुला हुआ आंगन और बाहरी भीतरी मुख भाग उत्खनित रूप में दिखाया गया है।